नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे कि आखिर चाइना और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके पीछे क्या ऐतिहासिक कारण रहा और आखिर चाइना जो है ताइवान को क्यों धमकी देता है, क्यों जो है उसके सीमा क्षेत्र में वो प्रवेश करता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो पीछे आपको ये दिख रहे हैं ये बेसिकली ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं। इनका नाम है विलियम लाई। ये अभी कुछ दिन पहले इन्होंने दक्षिण अमेरिका का एक देश है गुआना, पराग्वे, दक्षिण अमेरिका का एक देश है पराग्वे। इस पराग्वे देश की इन्होंने यात्रा की। उसके बाद जो है ये यूएसए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका गए। जब इन्होंने वहाँ यात्रा की तो चाइना को बड़ा बुरा लगा। चाइना ने जो है धमकी दी, है ना। तो चाइना ने धमकी क्यों दी? क्योंकि चाइना जो बेसिकली है वो ताइवान को अपना अंग मानता है। और जब ताइवान कहता है कि भैया हम चाइना वाइना किसी को नहीं जानते, हम जो है खुद में अपने आप में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं। हम अपने आप में, हमारी सॉवरेनिटी है, हम जो है स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम जो है किसी चाइना के अंग नहीं है। लेकिन चाइना जो है बेसिकली जब भी कभी ऐसी इवेंट होती है, जब भी कोई यूएसए का कोई भी दूत वगैरह या किसी भी विदेशी मुल्क का कोई भी दूत या कोई भी एम्बेसडर वगैरह जब भी ताइवान में यात्रा करता है, ताइवान की यात्रा करता है, तब चाइना को कुछ परेशानी होती है। तो आखिर उसे क्यों दिखर ताइवान जो देश है, जो अपने आप को एक देश मानता है, उसकी लोकेशन क्या है? तो देखो, जो ताइवान है बेसिकली वो पूर्वी एशिया का एक देश है। पूर्वी एशिया यानी कि ये आपको दिख रहा है पूरा चीन, और चीन के पूर्व वाले जो चीन का जो पूर्वी जो भाग है यहाँ पर आपको दिखेगा ताइवान। शांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये जो ताइवान है इसके नीचे जो है आप देख पाओगे साउथ चाइना सी है, इसके नीचे साउथ चाइना सी है, और इसके जो बगल में फिलीपींस सी है। तो बेसिकली जो ताइवान की जो लोकेशन है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर में स्थित होने की वजह से ये ताइवान सामरिक और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो प्रशांत महासागर वाला जो रूट है ये बहुत ही बिजी रूट है। बहुत ही जो भी व्यापारिक व्यापारिक जो भी जहाज है, व्यापारिक जो आवागमन है वो इसी रूट के माध्यम से होता है। तो चाइना बेसिकली ताइवान पर अटैक करके, ताइवान पर कब्जा करके इस हिस्से को एक सैन्य अड्डा के रूप में विकसित करना चाहता है, जिससे कि वो वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको कहीं ना कहीं जो है नियंत्रण कर सके। साथ ही चाइना की जो एक और चाल है ताइवान को लेकर के वो ये है कि ये ताइवान के जस्ट पूर्व में एक अमेरिका का इस जगह पर एक सैन्य अड्डा है जिसका नाम है गुआम। वहाँ पर अमेरिका बेसिकली जो है अपना नेवी, अमेरिका की पूरी फोर्सेस, अमेरिका के परमाणु वगैरह पूरा सैन्य अड्डा के रूप में इसे उपयोग करता है। तो चाइना ताइवान पर अटैक करके, ताइवान पर अपने कब्जा करके कहीं ना कहीं वो अमेरिका को काउंटर करना चाहता है। अगर हम ऐतिहासिक घटना की बात करें तो एक समय ऐसा था कि जब ये जो पूरा क्षेत्र है, ये ताइवान और पूरा जो चीन वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र पर 1664 ईस्वी में चिंग वंश का शासन था। चिंग एक चाइना का एक वंश था, उसका इस पूरे क्षेत्र पर जो है शासन था। ये आप देख लीजिए चिंग वंश का जो है उस समय का लोगो है, ध्वज है ना। आप देख लीजिए किस तरीके का जो है डरावना टाइप का। तो बेसिकली चाइना है ही डरावना, है ना। तो उसका जो वंशज वगैरह है, जो उनकी उस समय के जो वंश थे उनके जो लोगो है वो भी एक डरावना भूतिया टाइप का है। तो उस समय 1664 ईस्वी में ये जो ताइवान है इस पर जो है पूरा का पूरा जो रीजन है, यहाँ जो पूरा रीजन है, इस रीजन पर चिंग वंश का शासन था। लेकिन कुछ समय बाद ये जो ताइवान है इस पर जो है स्पेन का शासन हो गया, स्पेन ने इस पर कब्जा कर लिया। बाद में जो है स्पेन से चाइना ने ताइवान को अपने हिस्से में, लेकिन 1895 ईस्वी में जब जापान और चीन में, है ना, ये देश जापान है, जापान और चीन में जब युद्ध होता है, जब जापान चीन को धोता है, 1895 से ताइवान पर जापान का कब्जा रहता है। लेकिन 1949 ईस्वी में एक घटना घटित होती है। 1949 ईस्वी में क्या घटना घटित होती है? 1949 ईस्वी में ये जो चाइना वाला जो रीजन है इस पर 1949 तक एक पार्टी का शासन था,
उस पार्टी का नाम था कोमिंगतांग पार्टी। उस पार्टी के जो नेता थे उसका नाम था चियांग काई शेक। ये 1949 तक इन्होंने चाइना पर शासन किया, लेकिन 1949 में चाइना में गृह युद्ध छिड़ जाता है। जब गृह युद्ध छिड़ जाता है तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना होती है, वो कोमिंगतांग पार्टी को हरा देती है। कोमिंगतांग पार्टी को जो है देश से निकाल देती है, और इसके जो नेता होते हैं चियांग काई शेक, ये जो है चाइना को छोड़ करके ताइवान में चले जाते हैं। कोमिंगतांग पार्टी को हराने के बाद चियांग काई शेक ताइवान चले जाते हैं, और 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है, और माओ से तुंग जो है चाइना के राष्ट्रपति होते हैं। जब चाइना के राष्ट्रपति माओ से तुंग होते हैं तो उनकी जो वैचारिक मान्यता थी वो अलग थी, है ना। जो कोमिंगतांग पार्टी थी वो राष्ट्रवादी पार्टी थी, और वो थोड़ी सी पार्टी लिबरल थी, लेकिन जो माओ से तुंग हैं वो ज़बरदस्ती से चाइना पर कब्जा कर लेते हैं, सत्ता हथिया लेते हैं, और पूरा जो है कम्युनिस्ट शासन लागू कर देते हैं। तो वहाँ जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं, एक पार्टी का ही शासन रहता है, जितनी और पार्टी होती हैं वो सब खत्म कर दी जाती है, केवल एक ही पार्टी का शासन होता है, और वहाँ जो गणतांत्रिक व्यवस्था है वो खत्म कर दी जाती है। ये जो है आपको माओ से तुंग दिख रहे हैं ना। माओ से तुंग बेसिकली चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। कम्युनिस्ट जो आंदोलन हुआ उसके यही रचयिता थे, इन्हीं के नेतृत्व में कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ, और यही सत्ता में काबिज हो गए चाइना में, है ना। और जो चियांग काई शेक हैं ये बेसिकली ताइवान में पहुंचते हैं, वहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना करते हैं, और वहाँ एक गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। अगर बेसिकली इन दोनों क्षेत्रों की अगर बात करें तो चाइना कम्युनिस्ट वाला हो जाता है, कम्युनिस्ट प्रभाव वाला हो जाता है, जहाँ पर जो है एक पार्टी का शासन रहता है, कोई चुनाव नहीं होंगे, कोई मौलिक अधिकार नहीं होगा, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन ये जो ताइवान है यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो पश्चिमी विचार है उसका प्रभाव दिखाई देता है। कैसे? यहाँ पर मौलिक अधिकार, यहाँ का संविधान, यहाँ की गणतांत्रिक व्यवस्था, ये सारी की सारी। और जो चियांग काई शेक थे जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो वो लगभग 20,000 लोगों के साथ पहुँचते हैं, बहुत सारा सोना ले जाते हैं, सेना के कुछ जवान भी इनके साथ जाते हैं जो कि लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था को सपोर्ट करते थे, है ना। और जब ये यहाँ रहते हैं तो इनका मानना ये था कि कभी एक समय आएगा कि हम जो है चाइना पर पुनः शासन स्थापित करेंगे, और जो माओ से तुंग द्वारा जो सत्ता स्थापित की है कम्युनिस्ट पार्टी, उसे हम उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन इनका सपना पूरा नहीं हो पाया, तब तक इनकी जो है ये चल बस। ताइवान जो है अपने आप में अलग हो गया, लेकिन उसे अभी तक ना ही किसी देश का दर्जा दिया गया है, कोई देश का दर्जा दिया गया है, ना ही वो यूएनओ का सदस्य है। उसने अपनी जो व्यवस्था स्थापित की वो गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की, चुनाव कराए, मौलिक अधिकार दिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए, लेकिन अभी भी वो दुनिया की नज़र में एक स्वतंत्र, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं है। तो जो ताइवान के जो लोग हैं बेसिकली उनका मानना यही है, वो चाइना में बिल्कुल रहना नहीं चाहते, वो जो है बिल्कुल चाइना में रहना नहीं चाहते, क्योंकि चाइना में ना मौलिक अधिकार है, ना ही गणतांत्रिक व्यवस्था है। ये लोग चुनाव पद्धति पर आधारित व्यवस्था चलाते हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है। तो इन लोगों का मानना है कि भैया हम स्वतंत्र रहेंगे, आप पर जो दिखे जो करो, लेकिन हम जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। लेकिन चाइना बेसिकली इनको स्वतंत्र नहीं मानता। चाइना का मानना है कि जो ताइवान है बेसिकली, ये जो ताइवान है ये जो है चाइना का एक अभिन्न हिस्सा है, चाइना का एक प्रांत है, इसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। समस्या चीन को तब आती है जब ताइवान अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है, और क्योंकि चाइना जो है ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं देता। चाइना का मानना है कि ताइवान जो है चीन का हिस्सा था और चीन का ही रहेगा, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चाइना ने एक पॉलिसी चलाई 1949 में, जब कम्युनिस्ट पार्टी थी सत्ता में, तो माओ से तुंग द्वारा एक पॉलिसी चलाई गई, उसका नाम था वन चाइना पॉलिसी, एक चाइना नीति। इस पॉलिसी का बेसिकली जो उद्देश्य था वो ये, ऐसे क्षेत्र जो कभी चाइनीज साम्राज्य के हिस्सा थे वो चाइना के हिस्सा होंगे, है ना, वो चाइना के हिस्सा होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया,
और ताइवान, ये बेसिकली चाइना की जो सरकार थी वो ये मानती थी कि ये कभी चाइना के हिस्सा थे। तो चाइना के हिस्सा थे तो अब जो है वन चाइना पॉलिसी के तहत हम इनको मिलाएंगे, फिर से जो है एक अखंड चाइना बनाएंगे। जैसे आपको मैं यहाँ दिखाऊं, ये बेसिकली ताइवान हो गया, ये हांगकांग हो गया, ये जो है मकाऊ हो गया, यहाँ पर बेसिकली ये मंगोलिया हो गया पूरा, और यहाँ तक जो है पूरा जो चाइना है ये कभी एक साम्राज्य का हिस्सा हुआ रहा होगा, लेकिन उसके बाद टूट गया, खंड खंड हो गया, अलग अलग स्टेट बन गए। लेकिन जो चाइना का बेसिकली जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका मानना है कि नहीं नहीं भैया, हम जो अखंड चाइना था कभी उसे दोबारा बनाएंगे, है ना, दोबारा उसे कहीं ना कहीं बनाएंगे। और ताइवान वाले इसका विरोध करते हैं कि नहीं भैया, हम जो है बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जब वो विरोध करते हैं तो चाइना बड़ी हरकतें करता है। क्या हरकतें करता है कि जो ताइवान वाला रीजन है ना, ये ताइवान वाला जो समुद्र है, ताइवान वाला जो सी है, उस सी में जो है वो क्या भेजता है ना, फाइटर जेट भेजता है, और जो युद्ध के जो बड़े विमान होते हैं, जो पोत होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ड्रिलिंग, युद्धाभ्यास, ये सारी की सारी चीज़ें ताइवान वाला जो रीजन है वहाँ पर जो है वो कराता है। और ताइवान को अच्छा ही लगता, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र मानता है ना। तो जब कोई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो राष्ट्र होता है उसकी आप सीमा में कैसे घुस सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि जो चाइना की बेसिकली वन चाइना जो पॉलिसी है वो इस तरीके से उटपटांग है। अगर वर्तमान समय के कुछ ऐसे क्षेत्र, ऐसे प्रदेश जो कभी भारतीय साम्राज्य के हिस्से रह चुके हैं, उनको भारत में मिलाओ, ये होता है वन भारत पॉलिसी। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं करती। अगर ऐसा करेगी भारत सरकार तो मैं आपको बताऊं कि जो मौर्यन एम्पायर था, चंद्रगुप्त जो मौर्य का जो हमारा समय था, उस समय अगर भारत देखें तो भारत बेसिकली कहाँ तक था, ये देखो, ये जो भारत है ये अखंड भारत था। अखंड भारत जो है मध्य एशिया तक कहीं ना कहीं फैला हुआ था, मध्य एशिया से लेकर के और जो है कहीं ना कहीं दक्षिण में श्रीलंका तक फैला हुआ था। तो भैया अगर चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी अपना रहा है तो भारतीयों को कभी कभी कहना चाहिए भारत सरकार को कि भैया ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये हमारा होगा। कहने को क्या है, कह दो भाई। जब चाइना इस तरीके से कहता है, चाइना तो बेसिकली जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है इसको भी अपना मानता है ना, वन चाइना पॉलिसी की तरह मानता है कि भैया अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि भैया अगर हम अपना वन भारत पॉलिसी अपनाएं तो बहुत बड़ा क्षेत्र कवर, आपका अफगानिस्तान कवर हो जाएगा वन भारत पॉलिसी में, है ना। लेकिन ये फितूर की बात है, क्योंकि उस समय कोई किसी साम्राज्य का हिस्सा रहा लेकिन बाद में अलग हो गया, है ना। तो अब उसका क्या लेना देना। लेकिन चाइना भैया वो काहे सुनने को, है ना, उसकी पॉलिसी यही है। वो तो जो है साम्राज्यवादी नीति कहीं ना कहीं, कैसे क्षेत्रों पर कब्जा करें, कैसे क्षेत्रों को मिलाएं, कैसे जो है उन्हें धन दे करके उनकी बंदरगाहों पर कब्जा करें, ये चाइना की जो हड़प जैसी नीति चल रही है ना। लेकिन कभी हमारा भी समय आएगा जब हम ये जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है इसे ताइवान दुनिया का सबसे अधिक सेमीकंडक्टर उत्पादित राष्ट्र है। सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चर होता है सेमीकंडक्टर का वो ताइवान में होता है। सेमीकंडक्टर बेसिकली एक चिप होती है, इसका उपयोग लैपटॉप बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, मोबाइल फ़ोन बनाने में और जो है वाहन बनाने में, इन सब को बनाने में, इन सब को असेंबल करने में जो है सेमीकंडक्टर का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। और जो पूरी दुनिया को जो सप्लाई करता है सेमीकंडक्टर वो कौन है, वो है ताइवान की कंपनी है TMC। ये जो है सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता कंपनी है, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना। ये दुनिया का जो है 90% जो है सेमीकंडक्टर उत्पादन करता है। तो भारतीय संदर्भ में ताइवान का बहुत ज़बरदस्त महत्व है। वैसे भी अगर देखें तो ताइवान की जो GDP है वो चाइना की GDP से 3 गुना जो है उसकी ग्रोथ रेट 3 गुना अधिक है। और जो ताइवान की जो पर कैपिटा इनकम है वो चाइना से अधिक है। तो ताइवान जो है एक उभरता हुआ राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है, और आने वाले समय में ये दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर कभी भविष्य में चाइना जो है ताइवान पर अटैक करता है तो ये भारतीयों के लिए, भारतीय कंपनियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सरकार को चाहिए
कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में थोड़ा सा और ग्रोथ बढ़ाए, कंपनीज को आमंत्रित करे, जिससे कि सेमीकंडक्टर का उत्पादन भारत में हो, है ना। तो इसी के साथ आप सभी जुड़े रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों।